नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी में बड़ा बदलाव और बिहार से बड़ी खबरें आ रही है। खेला केवल विपक्ष में ही नहीं, एनडीए के साथ भी हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस उंगलियां दबा दीजिए, 1 रुपये भी नहीं खर्च आएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा, हमारी मजदूरी मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के खासम खास संजय झा, उनकी मुख्यमंत्री निवास में एंट्री बैन हो गई। ललन सिंह और संजय झा जदयू के सांसद हुआ करते थे और दिल बसता था भाजपा के पास, यानी भाजपा का ज्यादा और जदयू का कम। तो इन लोगों की एंट्री बंद कर दी नीतीश कुमार जी ने। और रही बात ये, ऊपर से नीचे तक जिस तरह से बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी में बदलाव कर रहे हैं, नए नए लोगों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जदयू को पूरी तरह से सर्जरी करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी भी कांग्रेस को पूरी तरह से सर्जरी करना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं, नई नई लोगों को नई नई जिम्मेदारियां देना चाहते हैं और ऐसा ही हो रहा है। सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी जो नए चेहरे ला रहे हैं, उनमें महिलाओं को, जिनका नाम आप सुनते थे, जो कैंडिडेट हुआ करते थे, अब उनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कहने का तात्पर्य, चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह हो, डॉक्टर इंदु चौधरी हो, इन लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, जिम्मेदारी से काम करना होगा। बसपा ने एक प्रोग्राम चलाया है, चलो गांव की ओर। तो यहां तक कहा जा रहा है कि गांव में तमाम जो बड़ी बड़ी जो चेहरे हैं, जो महिलाएं हैं, सबको गांव जाकर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ऐसे फॉर्म में आ गए हैं जैसे 243 सीट पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जदयू को उनको जोड़ना है। संजय झा और ललन सिंह की एंट्री बैन हुआ तो एक खबर निकल कर आ गई कि संजय झा के इशारे पर ही प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी का कार्यक्रम रुकवा दिया था। यानी बहुत बड़ा गुटबाजी का खेल जदयू में चल रहा था। नीतीश कुमार पूरे जदयू को रिफॉर्म करके अपने तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2025 का। उधर लालू प्रसाद यादव जी ने जो भविष्यवाणी कर दी कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, और इस तरह से उनका कयास लगाया जाना एक अपनापन दिखाता है कि वो अपने पुत्र के बारे में तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन माहौल भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है बिहार का। बिहार में तेजस्वी यादव के पक्ष में हवा बहती हुई नजर आ रही है, माहौल बनता नजर आ रहा है, जिसमें मुकेश सहनी है सीपीआई के। और खबर तो यह भी निकल कर आई कि 2020 में जैसे उन्होंने कांग्रेस को 70 सीटें दिया था, इस बार वह 100 सीटें देंगे। लेकिन कांग्रेस अगर बड़े भाई की भूमिका में आना चाहेगा तो लास्ट में राजद ये कह देगी कि ठीक है, आप 243 सीट पर चुनाव लड़ लीजिए, हम अपनी तैयारी करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की गुपचुप बातें हो रही है और नीतीश कुमार 243 सीट पर चुनाव लड़ लेते हैं, तो ये तो माना जाएगा कि जदयू चुनाव हारेगी। लेकिन फिर भाजपा का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा? एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगा। और ऐसे हालात में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय हो जाता है। रही बात ये, जो लोग ये सोच रहे हैं कि राजेश राम को कांग्रेस का चेहरा बना देंगे और जनक राम को भाजपा का चेहरा बना देंगे, तो बहन मायावती जी अपने नए नए चेहरों के साथ बिहार की विधानसभा चुनाव में, जो बिहार की लड़ाई होगी, इसमें एंट्री करने वाली है।
बहन मायावती जी पीछे हटने वाली नहीं है। अगर थोड़ा बहुत उन्होंने अपने पार्टी में बदलाव किया, जो कि मैसेज आया कि उन्होंने अपने खासम खास लोगों को हटा दिया है, तो वाकई वहां गुटबाजी का शिकार हो गया था पार्टी, और पार्टी को नुकसान पहुंच रहा था। और ये कार्रवाई आगरा से ही शुरू हुई थी, जब आकाश आनंद जी के साले यानी अशोक सिद्धार्थ जी के पुत्र की शादी में कुछ ऐसे लोग पहुंच गए थे जिन्हें बहन मायावती जी पसंद नहीं करती। ये खबरें निकल कर नहीं आई थी, क्योंकि बहन मायावती जी भी उस शादी में शिरकत नहीं की थी। और उसी वक्त से ये बुलबुला चल रहा था। अशोक सिद्धार्थ जी कई बार ये भी कहते पाए गए लोगों के बीच कि अगला बसपा के मेन उत्तराधिकारी यानी बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आकाश आनंद जी ही बनेंगे। तो जब ये बातें उनके कान तक आई तो लोगों में गलत मैसेज भी जा रहा था कि बहन मायावती जी ने उत्तराधिकारी के लिए अनाउंस क्या किया, वो तो पहले से ही बन बैठे हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा गुटबाजी का शिकार पार्टी हो गई थी, जिसको बहन मायावती जी ने एक झटके में ठीक कर दिया। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाने लग गया था। कभी कहा जाता था इनके 10 विधायक भाजपा के पास है, कभी 20 विधायक भाजपा के पास है, कभी कहा जाता था कि इनके जो 12 सांसद में सभी के सभी भाजपा के पास है। तो 2 सांसद की तो एंट्री बैन हो गई, ललन सिंह जी और संजय झा। अब देखना यह है कि बगावत होती है या चुप्पी साधी जाती है। क्या जदयू कोई एक्शन लेने वाली है, या चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार पलटी मारकर तेजस्वी यादव के खेमे में जाने वाले हैं? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन खेला बड़ा होने वाला है। बिहार के अंदर जो संजय झा हुआ करते थे सांसद, नीतीश कुमार के खासम खास, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में ब्रिज का काम करते थे। आपको मैं बता दूं, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि संजय झा 14 जनवरी को जब चूरा दही का भोज किए दिल्ली में, और नीतीश कुमार वहीं थे। और उस दिन भोज में नीतीश कुमार पशुपति पारस के यहां तो जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, संजय झा जी के यहां नहीं गए, वहां पर अमित शाह जी गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसा रिलेशन है, ये कौन सा संबंध है कि अपने खासम खास के पास नहीं जाना और पशुपति पारस के पास जाना, राबड़ी देवी के भोज को अटेंड करना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवाल बनता है, पत्रकार सवाल करेंगे, आने वाले भूकंप की शांति तो नहीं है, सब कुछ शांत है, बस एंट्री बैन हो गई है। कल नीतीश कुमार जी ने 17,000 करोड़ का जो है कैबिनेट से ग्रामीण सड़क योजना पास कर दिया, और चुनाव से पहले वो चाहते हैं बिहार के गांव को चमका दे। जो उनके पार्टी में जो नेता हुलुक बुलुक कर रहे, इधर उधर कर रहे हैं, इसको बिहार की भाषा में हुलुक बुलुक कहना कहते हैं कि इधर उधर ताक झांक करना, उसको साइडलाइन कर रहे हैं। डर तो गए हैं ललन सिंह जी भी, बाकी भी जदयू के नेता, जदयू के विधायक भी डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार कब क्या कर दे। मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल बसपा में ही घमासान नहीं है, जदयू में भी घमासान है। और जो बीजेपी है, बीजेपी की जो दिल्ली इकाई है, जहां पर चुनाव जीते हैं, बहुत बड़ा कामयाबी प्राप्त किया है, वहां पर भी बगावत शुरू है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सीधे आदेश कर दिया कि ईवीएम का कोई डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते, हम चेक करेंगे, हम देखेंगे। आशंका यह भी जताई जाती है कि कहा जाता है कि 70 के 68 सीटों पर लोग आरोप लगा रहे हैं, बताया भी जा रहा है कि बसपा की जमानत जब्त हुई। क्या रियल तरीके से अगर ईवीएम की चेकिंग होगी सर्वोच्च न्यायालय में, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने एक्शन ले लिया है, तो बसपा का मत प्रतिशत बढ़ेगा? क्योंकि मैं शुरू से ही कहता आया कि जितना उनके कार्यकर्ता थे, जितना उम्मीदवार के पास बैठकर भोज खाने वाले थे, उतना भी वोट नहीं आया। तो आश्चर्य की बात थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश कर दिया कि ईवीएम का डेटा आप डिलीट नहीं करेंगे, 10 साल तक रहेगा, और उसमें एक ब्रंट
जो है मेमोरी होता है, ब्रंट मेमोरी में सेफ होता है सब कुछ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कहा अपने कब्जे में लेता हूं और 40,000 रुपये फीस भी लगा दिया और सबकी जांच करूंगा। तब से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का सांसें फूली हुई है, लोग परेशान हैं कि आगे होगा क्या। लोग तो ये भी आशंका जता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बसपा का रिजल्ट कुछ और ही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।